Hello guys, how are you? So I am back with the fourth lecture for supplements related to securities laws applicable for December 2020 exams. I hope आप सभी लोग रेगुलरली लेक्चर्स देख रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो। मैं रेगुलरली मुझे बहुत सारे डाउट्स मिलते हैं with respect to these amendment lectures. तो प्लीज कीप स्टडिंग हार्ड क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है और बेटर है कि सप्लीमेंट अभी पढ़ रहे हो तो एक बार में इतना अच्छे से पढ़ ले कि नहीं बार बार आपको रिवाइज बहुत ज्यादा ना करना पड़े। कल हम जो डिस्कशन कर रहे थे वो था विद रिस्पेक्ट टू म्यूचुअल फंड। लास्ट डिस्कशन म्यूचुअल फंड पर हम आ गए थे और जो म्यूचुअल फंड का लास्ट टॉपिक मतलब जो लास्ट टॉपिक कल के लिए हमने पढ़ा था वहां म्यूचुअल फंड हमने स्टार्ट किया और ये पढ़ा कि म्यूचुअल फंड्स जो अब डायरेक्ट प्लान्स जहां म्यूचुअल फंड्स में होते हैं उन डायरेक्ट प्लान्स में इन्वेस्टर्स को अब स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यूज करके और डायरेक्ट ट्रेड करने का ऑप्शन अवेलेबल होगा। मीन्स अब इन्वेस्टर्स को राइट है कि विदाउट गोइंग ऑन द वेबसाइट ऑफ द म्यूचुअल फंड आप डायरेक्ट प्लान में डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म को यूज करके ट्रांजेक्शन कर सकते हो यूनिट्स में। अब म्यूचुअल फंड वाले डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। हियर वी गो। मार्च 6 2020 म्यूचुअल फंड्स में इतने सारे चेंजेस आए हैं इस साल, क्या पता कोरोना की वजह से या क्यों, बट एक्चुअली बहुत सारे चेंजेस। एक बड़ा चेंज तो डायरेक्ट प्लान से रिलेटेड आया। दूसरा चेंज ये कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं क्योंकि इन्वेस्टर से रिलेटेड नहीं है, म्यूचुअल फंड के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। यू नो इट वेरी वेल कि म्यूचुअल फंड्स को कस्टोडियन अपॉइंट करना होता है टू कीप द सेफ कस्टडी ऑफ देयर फंड्स ऑफ द स्कीम एज वेल एज द अदर वैल्यूएबल असेट्स। तो आपको कस्टोडियन अपॉइंट करना होता है। विद इन अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टोडियन विद इन 15 डेज आपको सेबी को इंटीमेट करना होता है, ठीक है। लेकिन अभी तक क्या था कि अगर म्यूचुअल फंड के पास गोल्ड है, एक्चुअली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अगर हम बात करें ईटीएफ, तो गोल्ड ईटीएफ जो होते हैं, अब कुछ लोग पूछेंगे सर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं, तो उसके लिए या तो आप कुछ दिन वेट करें और मैं ही एक लेक्चर बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूं, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। या तो तब तक वेट करें या आई होप क्लास के डिस्कशन से कभी आपने सुना हो कि ये बेसिकली नॉर्मल सिक्योरिटीज जैसी इनकी यूनिट्स होती है। जैसे नॉर्मल सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर हो जाती है वैसे ईटीएफ की यूनिट्स की भी ट्रेडिंग हो जाती है एक्सचेंज ट्रेडेड। और जनरली इंडेक्स फंड होते हैं, ये जनरली इंडेक्स के थ्रू चलते हैं, मींस इंडेक्स पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ईटीएफ इन्हें कहा जाता है। मैं बहुत जल्दी एक लेक्चर लेकर आऊंगा फॉर द पब्लिक एट लार्ज, नॉर्मल एक डिस्कशन कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड। क्योंकि जब से वो म्यूचुअल फंड सही है वाले एडवर्टीजमेंट में ईटीएफ वर्ड आया, बहुत सारे डाउट्स आते हैं कि सर व्हाट एग्जैक्टली ईटीएफ है। हम उस पर डिस्कशन करें तब तक। अब गोल्ड ईटीएफ में क्या होता था कि उनके पास गोल्ड है तो वो गोल्ड आपको बोलना चाहता था कि बैंक के पास रखें एज ए कस्टोडियन, बट अब कहा है कि आप अपने से भी रजिस्टर्ड कस्टोडियन के पास को रख सकते हैं। तो फॉर्मली ये वाला एक अमेंडमेंट है। असेट्स ऑफ द स्कीम बीइंग गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट आप बैंक के पास रख सकते थे, लेकिन अब क्या सेड अमेंडमेंट विद द सेम अमेंडमेंट गोल्ड ईटीएफ जिनके असेट्स है गोल्ड और गोल्ड इंस्ट्रूमेंट में बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द सेबी रजिस्टर्ड कस्टोडियन। मूविंग फर्दर, ये वाला टॉपिक मैं आगे बढ़ाऊंगा, ये आगे और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, या फिर ऐसा करते हैं मैं यहीं पढ़ा देता हूं, आगे नहीं पढ़ाऊंगा। आप इसको ऐसे समझें। चलो मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करता हूं। म्यूचुअल फंड में बहुत सारी चीजें, जब डेप्थ आता है तो बहुत सारी चीजें समझनी पड़ती हैं। म्यूचुअल फंड में जनरली वो स्कीम जो आती है ना वो 3 ऑप्शंस के थ्रू आती है। पहला ऑप्शन होता है ग्रोथ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन होता है डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, और तीसरा ऑप्शन होता है डिविडेंड ऑप्शन। ग्रोथ, डिविडेंड, री इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड। एक्चुअली ये वैसा ही है कि कंपनी अगर कमाती है तो 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो बांट देंगे या रिटेन कर लेंगे। और सर यहाँ तो 3 है, सुनिए कैसे। ग्रोथ ऑप्शन क्या होता है कि जो इनकम जनरेट होगी म्यूचुअल फंड में वो इनकम री इन्वेस्टमेंट कर दी जाएगी। और यस, एक तरह से पैसा इकट्ठा हुआ तो रिजर्व बने, पैसा फिर से री इन्वेस्ट कर दिया, कहीं ना कहीं इट रिजल्ट इनटू हायर एनएवी। डेफिनेटली अब वो पैसा
म्यूचुअल फंड कहीं इन्वेस्ट करेगा, रिटर्न कमाएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स तो उतनी ही है और कहीं ना कहीं पर यूनिट एनएवी इंक्रीज होगी। मींस कहीं ना कहीं ग्रोथ ऑप्शन मींस क्या है कि इनकम आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी। ठीक है सर, फिर ये क्या है? डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट प्लान, ये भी एक तरह से ग्रोथ जैसा ही है। ग्रोथ जैसा मींस गलत मत समझिएगा, ग्रोथ जैसा मींस कि आपको बटेगा नहीं पैसा, लेकिन अगर आपको डिविडेंड बटता तो कितना बटता? कहते हैं 10 रुपए पर यूनिट, तो वो डिविडेंड बांटने की जगह आपको 10 रुपए की न्यू यूनिट इश्यू कर दी जाएगी। ऑलराइट, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट, डिविडेंड क्रिएट किया मींस बताया डिविडेंड इतना है, बांटा नहीं, उतने डिविडेंड की आपको नई यूनिट्स इश्यू कर दी गई। फिर तो ग्रोथ जैसा ही हुआ, हाँ, लेकिन वहां नई यूनिट्स इश्यू नहीं होती, यहाँ नई यूनिट्स इश्यू होती है। वहां पैसा इकट्ठा हुआ, रिजर्व है, इन्वेस्ट कर दिया, नंबर ऑफ यूनिट सेम, एनएवी बढ़ जाएगी फ्यूचर में। लेकिन ड्रिप में क्या होगा? डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट प्लान में डिविडेंड नहीं बांटेंगे, बट डिविडेंड जितने अमाउंट का आपको नई यूनिट इश्यू कर देंगे। इससे क्या होगा? ऑब्वियसली इनकम तो म्यूचुअल फंड की बढ़ेगी, बट कहीं ना कहीं नंबर ऑफ यूनिट्स भी क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। ये प्लान अवेलेबल रहते हैं। और तीसरा, सिंपली जो डिविडेंड जो आपने कमाया वो पैसा क्या कर दिया जाएगा? आपको हिस्ट्री। तो ये बातें आपको समझनी पहले जरूर। अब हम टॉपिक पर एक नया फंडा लेकर आए कि म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम होगी, उस स्कीम में जितना आप नया फंड इकट्ठा कर रहे हो, फॉर एग्जांपल स्कीम का कॉर्पस 100 करोड़, तो आप 100 करोड़ रुपीस का एनएफओ लेकर आ रहे हो, न्यू फंड ऑफर, यू नो इट वेरी वेल। और न्यू फंड ऑफर में आप जितना भी पैसा इकट्ठा कर रहे हो उसका 1% पैसा स्पॉन्सर या एएमसी लेकर आए। 1% ऑफ 50 लाख विच एवर इज लोअर मींस मैक्सिमम 50 लाख होगा। तो ये क्या कहता है? दे आर टॉकिंग अबाउट प्रोसीजर फॉर लॉन्चिंग ऑफ स्कीम। ये कह रहे हैं sponsor AMC shall invest not less than 1% of the amount which would be raised in the new fund offer or 50 lakh whichever is less, राइट। और ये कब तक रखना है पैसा? ऐसा नहीं कि स्पॉन्सर और एएमसी आज पैसा लगाए कल निकाल ले, नहीं, यू नीड टू होल्ड इट अप टू द बाइंडिंग अप। ठीक है, तो 1% ऑफ 50 लाख ये आपको हमेशा कंट्रीब्यूट करना है विच एवर इज लोअर। अब क्या हुआ? लेकिन सेबी ने कहा ऐसा हर बार नहीं करना। ये इन्वेस्टमेंट कहां करना होगा? कहते हैं इन सच ऑप्शन ऑफ द स्कीम एज में बी स्पेसिफाइड बाय सेबी। इन सच ऑप्शन ऑफ द स्कीम एज में बी स्पेसिफाइड बाय, मींस हर जगह नहीं, वो स्कीम जो ऐसे ऑप्शंस के साथ आ रही है वही ऐसा करना है। ओके, क्लियर है? तो वो कौन सा ऐसा ऑप्शन है? जैसे कि उन्होंने मना किया क्लोज्ड एंडेड स्कीम में ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं करना। ऑलराइट, फिर क्या इन्होंने कहा? ग्रोथ स्कीम में आपको ऐसा करना है, ग्रोथ ऑप्शन वाले स्कीम। और अगर ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो फिर ड्रिप ऑप्शन में करना पड़ेगा। ऑब्वियस है, मींस अगर ग्रोथ ऑप्शन है तो आपको ये इन्वेस्टमेंट 1% वाला करवाना है। अगर ड्रिप ऑप्शन है तो जितना आप डिविडेंड रीइन्वेस्ट कर रहे हो उसमें इनका भी कंट्रीब्यूशन करवाएं। तो अगर ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है तो उसमें करना है, अगर रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन, उसमें भी आपको ये इन्वेस्टमेंट करना है। 1% ऑफ 50 लाख विचएवर इज लोअर ऑफ द न्यू फंड। तो आप क्या याद रखें, मेरी आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, ज्यादा परेशान ना हो, इतना सा याद रखें, ग्रोथ ऑप्शन ऑफ द स्कीम में ये फंडा चलेगा और वहां ऐसा करना है। क्लोज्ड एंडेड में सेबी ने कहा है ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। तो सेबी स्पेसिफाई करेगी टाइम टू टाइम कि कहां ऐसा इन्वेस्टमेंट, उन्होंने स्पेसिफाई किया लाइक ग्रोथ स्कीम। हाँ, ये एक अलग फंडा आया है। अब एक कंपनी की सॉरी म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम वाइंड अप हो रही थी। ओके, अब क्या हुआ? वाइंडिंग अप क्यों होना है? क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम पीरियड आ रहा है या ऑब्लिगेशन आ रहा है कि पैसा रीपे कर। लेकिन अब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक कैश क्रंचेस बहुत थे, हर ऑर्गेनाइजेशन में कैश क्रंचेस हैं, तो यहां भी होंगे। इलिक्विडिटी बहुत और रिडम्पशन प्रेशर। और रिडम्पशन प्रेशर क्यों? रिडम्पशन प्रेशर इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को लिक्विडिटी चाहिए, आपको ही नहीं लोगों को भी लिक्विडिटी चाहिए, तो रिडम्पशन प्रेशर आ रहा है।
इवन ओपन एंडेड है तब तो और रिडम्पशन प्रेशर, क्योंकि उन्हें पता है आपसे ही पैसा लेना है, आप ही दोगे, मना भी नहीं कर सकते, जब वो आए तब रिडीम करना। इलिक्विडिटी, रिडम्पशन प्रेशर। अब जैसे उन्होंने फ्रैंकलिन टेम्पलेटन म्यूचुअल फंड के एग्जांपल दिए कि उनकी 6 स्कीम्स का वाइंडिंग अप करने का उन्होंने डिसाइड किया। दे डिसाइडेड टू वाइंड अप द स्कीम, 6 स्कीम वाइंड, बोले इतना सब पैसा ले ही जा रहे, वाइंड अप ही करते हैं। अब कहीं ना कहीं लिक्विडिटी और प्रेशर फॉर रिडम्पशन रिजल्टेड इनटू दिस। तो सेबी ने एक नई चीज इनको अलाउ की, यार ऐसा भी तो हो सकता है कि ये रिडम्पशन प्रेशर कर रहे हैं, बट हो सकता है कुछ इन्वेस्टर हो जो इन्वेस्टमेंट अभी भी करना चाहते हो, क्यों ना ट्रेडिंग का मौका दे दें। तो अब ऐसा कीजिए, सेबी ने अब अलाउ किया कि ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप, इवन स्कीम इज अंडर द वाइंडिंग अप, आप स्कीम की यूनिट्स को लिस्ट करवा लें। उससे क्या होगा, ताकि ये जो इन्वेस्टर्स हैं इन्हें एग्जिट अपॉर्चुनिटी के अलावा एक और अपॉर्चुनिटी मिले कि ये किसी और इन्वेस्टर को अपनी यूनिट्स बेच सकते इवन ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। तो थोड़ा सा बड़ा इन्होंने टॉपिक लिखा हुआ है, मैं आपको काम की चीजें पढ़ा रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1 आप जानते हो, हर क्लोज्ड एंडेड स्कीम लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। हम टॉपिक पॉइंट नंबर 2 पर म्यूचुअल फंड रेगुलेशन कहता है कि देयर आर सेवरल स्टेप्स जो आपको फॉलो करनी विद रिस्पेक्ट टू वाइंडिंग अप ऑफ म्यूचुअल फंड बिफोर द स्कीम सीज टू एग्जिट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। सच यूनिट्स कैन बी लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक, जिससे इन्वेस्टर को एक एग्जिट रूट मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए लिखा म्यूचुअल फंड रेगुलेशन कहते हैं म्यूचुअल फंड यूनिट कैन बी लिस्टेड इन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अकॉर्डिंगली म्यूचुअल फंड स्कीम व्हिच आर इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन दिस वो लिस्ट हो सकती है। अब क्वेश्चन ये है, क्या इन्वेस्टर के लिए कंपलसरी हो जाएगा कि वो स्टॉक एक्सचेंज को फॉलो करके ही अपनी यूनिट्स बेचे? नहीं, परसुएंट टू लिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए कंपलसरी नहीं होगा। वो चाहे तो एग्जिट ऑप्शन जो उन्हें मिल रहा है म्यूचुअल फंड के थ्रू, फाइंडिंग अप में एग्जिट ऑप्शन मिलेगा, या तो उसमें पार्टिसिपेट करें, या वो चाहे तो अभी स्टॉक एक्सचेंज से बेचकर बाहर हो। इनिशियली ट्रेडिंग कौन सी सिक्योरिटीज की होगी? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के म्यूचुअल फंड की यूनिट्स। इनिशियली ट्रेडिंग इन यूनिट्स ऑफ सच लिस्टेड स्कीम अंडर द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप शेल बी डीमैट फॉर्म, ठीक है। बाद में यूनिट सर्टिफिकेट्स वालों की भी आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, यू शेल इनेबल कि वो भी इस ऑप्शन को यूज करके वो भी फिजिकल यूनिट्स को इस ऑप्शन को यूज करके बेच सकते। इनिशियली आप वैसा करें। अब ये वही है कि ऑर्डर प्लेसमेंट और वो सब नॉर्मल होगा, ऑर्डर प्लेस वही, अगर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो जाएगी कोई ऑर्डर प्लेसमेंट, एग्जीक्यूशन, पेमेंट, सेटलमेंट, बल्क ट्रेडिंग हो सकती है, सब हो सकता है, इस पर दिमाग ना लगाएं तो भी चलेगा। हाँ, अब चूंकि फिजिकल सर्टिफिकेट्स की भी ट्रेडिंग करवानी है आपको, बाद में आपको इनेबल करना है कि फिजिकल यूनिट सर्टिफिकेट्स की भी ट्रेडिंग करवा दो अपार्ट फ्रॉम डीमैट, तो फिर स्टॉक एक्सचेंज को एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा ट्रांसफर एजेंट के थ्रू, ताकि वो फिजिकल फॉर्म की सिक्योरिटीज की भी डील हो पाए। स्ट्रेंज बट ट्रू कि फिजिकल्स की डीलिंग भी अलाउ कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, अभी किसके लिए करवाई है आपने लिस्टिंग? इन्वेस्टर्स के लिए, ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप लिस्टिंग करवा सकते हैं। किसके लिए करवाई? इन्वेस्टर्स के लिए। तो ध्यान रखिएगा, एएमसी, उनके स्पॉन्सर्स, उनके एम्प्लॉई, एएमसी के और ट्रस्टी, ये यहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे। तो वाइंडिंग अप की प्रोसेस चल रही है और कंपनी की लिस्टिंग हुई है यूनिट्स की, उस दौरान ये लोग ट्रेडिंग या ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, राइट। चलिए, बहुत बड़ा अमेंडमेंट। डायरेक्ट प्लान में आप स्टॉक एक्सचेंज मैकेनिज्म यूज करके डायरेक्टली बेच सकते हो, पहले स्टॉक एक्सचेंज म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाकर बेचा। सेकंड बहुत बड़ा चेंज, ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप लिस्टिंग करवा सकते। पॉइंट नंबर 3, कमोडिटी डेरिवेटिव्स। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट इन इंडिया में म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप जानते हैं। कमोडिटी डेरिवेटिव आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डेरिवेटिव जो कमोडिटीज को अंडरलाइन करके बनाए, बट वेरी वेल। अंडरलाइंग असेट में भी कमोडिटी, में भी स्टॉक्स, में भी करेंसीज, में भी इंटरेस्ट रेट, में भी इंडेक्स हमने पढ़ा है। तो हियर द अंडरलाइंग असेट इज कमोडिटी। तो कमोडिटी को आपने अंडरलाइन बनाकर डेरिवेटिव क्रिएट किए। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में म्यूचुअल फंड भी डील कर सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स, टीसीडी, आपको सुनने को मिलेगा। अब क्या होता है कि क्या म्यूचुअल फंड फिजिकल गुड्स होल्ड कर सकते हैं?
तो आप कहोगे नहीं, उनको फिजिकल गुड्स के होल्ड करना है, वो तो सिक्योरिटीज में डील कर रहे हैं। या गोल्ड ईटीएफ होगा तो गोल्ड में डील कर रहे हैं, हाँ तो गोल्ड उनके पास होल्ड हो सकता है, ठीक है, गोल्ड सिल्वर होल्ड कर सकते हैं। बट क्या कोई और फिजिकल गुड्स होल्ड कर सकते हैं? आंसर था नहीं। एक प्रॉब्लम क्या आने लगी कि अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू डील करके म्यूचुअल फंड एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स में डील कर रहे हैं, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो कमोडिटी डेरिवेटिव हो रहे हैं, कमोडिटी एक्सचेंज के थ्रू जो कमोडिटी डेरिवेटिव हो रहे हैं, उनमें डील अगर म्यूचुअल फंड कर रहा है, तो कभी कभी क्या होता है कि कमोडिटी डेरिवेटिव्स में फिजिकल डिलीवरी हो जाती है। आप जानते हैं कि सिक्योरिटीज के डेरिवेटिव्स नेट ऑफ होते हैं, कोई ग्रॉस सेटलमेंट नहीं होता, इसलिए डिलीवरी होती ही नहीं, डिफरेंस का ट्रांजेक्शन होता है, पढ़ा है आपने डेरिवेटिव एफ एंड ओ। लेकिन कई बार कमोडिटी डेरिवेटिव्स आर ग्रॉसली सेटल्ड इन द फॉर्म ऑफ गिविंग एंड टेकिंग डिलीवरी। और अगर कमोडिटी डेरिवेटिव सेटल हुआ डिलीवरी के थ्रू, तो फिर म्यूचुअल फंड के पास कमोडिटी आ जाएगी। और क्या म्यूचुअल फंड कमोडिटी रख सकते हैं? कहते हैं फिर तो अलाउ करना ही पड़ेगा। तो लिखा कि कोई भी म्यूचुअल फंड की स्कीम फिजिकल गुड्स में इन्वेस्ट नहीं करेगी एक्सेप्ट गोल्ड। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड ईटीसीडी में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव, तो अंडरलाइंग गुड्स होल्ड कर सकते हैं अगर डिलीवरी ही अंडरलाइन गुड्स की हुई है कॉन्ट्रैक्ट में, डिलीवरी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट था, तो फिर आपको इतने दिनों में वो बेच देना पड़ेगा। कब? अगर वो गोल्ड और सिल्वर आपको डिलीवर हुआ तो 180 डेज में, और अगर वो गोल्ड सिल्वर के अलावा कुछ और है तो सेम कॉन्ट्रैक्ट की जो नेक्स्ट एक्सपायरी डेट है, अब आप उसको ऐसा नहीं कर सकते कि सर 6 महीने जब तक भाव नहीं आएगा नहीं बेचूंगा। आपने किसी ग्रेन में कमोडिटी डेरिवेटिव डील की, वो ग्रेन आपको डिलीवर हो गई, सेटलमेंट डिलीवरी बेस्ड था, डिलीवर हो गया। अब आप बेचोगे कब? बोले नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेटल कर दो ना। आज की डेट में आज की डेट में जनवरी की डील हो रही है, जनवरी के कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप जनवरी में बेच देना एटलीस्ट। इमीडिएट नेक्स्ट एक्सपायरी डेट ऑफ द सेम कॉन्ट्रैक्ट सीरीज ऑफ द सेट कमोडिटी। इस कमोडिटी में जो और भी नेक्स्ट कमोडिटी की डिलीवरी आ रही होगी, याद करो, दिसंबर फ्यूचर, जनवरी फ्यूचर, तो अभी अगर दिसंबर फ्यूचर नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट है, तो फिर आप, सर मैंने तो कमोडिटी में डील की, कमोडिटी मेरा सेटल हुआ नवंबर में, मतलब उसकी एक्सपायरी नवंबर में थी, अब सडनली उसकी वजह से कमोडिटी मुझे डिलीवर हो गई, पता है बहुत टफ पड़ेगा। कमोडिटी डेरिवेटिव्स कई बार ग्रॉस सेटल्ड डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन हो जाता, तो सेटलमेंट में मुझे कमोडिटी मिल गई। अब कमोडिटी कब बेचनी? गोल्ड सिल्वर है तो 180 डेज मैक्सिमम। अदर देन गोल्ड सिल्वर, कहते हैं इस सेट कमोडिटी में, इस कमोडिटी में नेक्स्ट एक्सपायरी डेट क्या है? सर मैंने तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया। सेट एक्सपायरी डेट क्या है? सेट कमोडिटी में नेक्स्ट एक्सपायरी डेट क्या है? बोले तो दिसंबर का ट्रांजेक्शन चल रहा है, बोले कर लो कॉन्ट्रैक्ट, दिसंबर में इसको निकाल देना। बट उसके पहले ही पता चला इस गुड्स की एक्सपायरी डेट है। जैसे वो दिसंबर का फ्यूचर है, अब नेक्स्ट कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट दिसंबर एंड में है, पता पड़ा ये दिसंबर स्टार्टिंग में ही हो जाएगा एक्सपायरी, गुड्स एक्सपायरी डेट है, तो फिर आपको होल्डिंग के 30 दिन के अंदर ये बेच देना है, विद इन 30 डेज ऑफ द होल्डिंग ऑफ द फिजिकल। ब्रीफ एनालिसिस वही की कर सकते हो, कमोडिटी डेरिवेटिव में डील, उसकी वजह से अगर कोई गुड्स आपको डिलीवर हो जाए, डिलीवरी बेस्ड ट्रांजेक्शन हो जाए, तो विद इन दिस सेट पीरियड उसे उस कमोडिटी को बेच देना, होल्ड करके मत रखना। तीसरा अमेंडमेंट भी खत्म हुआ, बड़ा अमेंडमेंट। अब आते हैं केस लॉ। मयंक प्रकाश इन द मैटर ऑफ फिक्स मैच्योरिटी प्लान ऑफ कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड की दो स्कीम थी, स्कीम नंबर प्लान सीरीज 127 एंड 183, उसके फंड मैनेजर थे मयंक प्रकाश। इन पर आरोप लगा कि आपने सही से उस सीरीज को मैनेज नहीं किया, रेगुलेशंस कंप्लाई नहीं किए सेबी के वाइल इन्वेस्टिंग द अमाउंट एंड वाइल हैंडलिंग द स्कीम। तो उन पर एडजुडिकेशन चलाया, उन पर उनके अगेंस्ट में ऑर्डर दिया, पेनल्टी लगाई। बट फिर उन्होंने कहा कि मतलब बहुत ज्यादा मुझे तो अपील ही नहीं किया इस केस लो ने कि हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है। मैटर ये निकला कि बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, और बाद में निकल के क्या आया कि उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया कि सर जिस दौरान इरेगुलरिटी हुई है उसकी तो पहले मैंने कंपनी में से जॉब छोड़ दी थी, मैं तो शिफ्ट हो गया था, फंड मैनेजर भी नहीं बचा था,
तो बाद में बोला कि हाँ हाँ ठीक है, चूंकि उस टाइम फंड मैनेजर नहीं बचे थे इसलिए मयंक प्रकाश रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस इरेगुलरिटी के लिए। तो ये तो बहुत नॉमिनल सी बात है, ठीक है, उन्होंने रेफरेंस के लिए केस दिया है कि ऐसा भी होता है, आप पढ़ लेना, बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। कहानी का जो ट्विस्ट है वो तो मैंने आपको बताया। शोकॉज नोटिस मिला, उन्हें क्यों आपके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए, उन्होंने रिप्लाई करा कि मैं तो था ही नहीं उस टाइम फंड मैनेजर, तो उसको छोड़ दिया। देखो आपको डिसीजन भी मिल जाएगा। नोटिस ही वाज नॉट द फंड मैनेजर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलेवेंट ट्रांजैक्शन, उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसके पहले वो रिजाइन कर चुके थे, ये रिजाइन फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ कॉन्टेक्ट। चलिए, ये एक अलग कहानी है, वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड, अलग कहानी है। यहाँ फाइनल ऑर्डर लिखा है सेबी का, बट ढंग से सोचो, आज तक नहीं लिखा फाइनल ऑर्डर, केवल लिखा था सेबी। आज लिखा है फाइनल ऑर्डर, एक्चुअली पहले सेबी का डिसीजन आया, फिर सेट में गए, सेट ने वापस सेबी के पास भेजा, फिर सेबी का फाइनल ऑर्डर आया, इसलिए ऐसा लिखा। कहानी क्या है? कहानी ये जितनी छोटी इधर दिख रही है उतनी छोटी है नहीं, कहानी है बहुत बड़ी। एक्चुअली ये केस समझने के लिए आपको सहारा एएमसी समझना पड़ेगा, सहारा ग्रुप की, सहारा असेट मैनेजमेंट कंपनी। सहारा ग्रुप का एक म्यूचुअल फंड हुआ करता था और उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए सहारा असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड नाम की कंपनी बनाई रखी थी, असेट मैनेजमेंट कंपनी सहारा एएमसी। अब क्या हुआ, सहारा और सहारा ग्रुप का बुरा वक्त आप जानते हो कब से चल रहा है। 24,000 करोड़ रुपीस का रिटर्न करने को ऑलरेडी बोला हुआ है सेबी ने। वैसे ही टसल है सेबी और सहारा ग्रुप के बीच में जबरदस्त, जैसे आज मुंबई पुलिस, मुंबई गवर्नमेंट और अर्नब गोस्वामी के बीच में, ऐसी टसल किसी समय बस इतनी लो लेवल पर नहीं आई थी, ऑफिशियली ही रही टसल। बट तो क्या हुआ, जुलाई 15 में सहारा एएमसी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया सेबी ने कि तुम अब लायक नहीं बचे हो म्यूचुअल फंड ऑपरेट करने के लिए और ये एएमसी ऑपरेट करने के लिए, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर और कैंसिल कर दिया और क्या कहा कि अपना बिजनेस किसी दूसरे फंड हाउस को ट्रांसफर कर दो, वो तुम्हारी स्कीम्स मैनेज कर, दूसरे फंड हाउस को ट्रांसफर कर। वक्त दिया कुछ कि इतने टाइम में सब खत्म कर, फिर कुछ नहीं हुआ। अप्रैल 18 में उन्हें ऑर्डर दिया गया कि भैया अपनी सारी स्कीम्स वाइंड अप करो, एक्सेप्ट एक टैक्स सेविंग स्कीम थी, कहते उसे चला लेना जुलाई अगस्त 2018 तक, अदरवाइज सारी स्कीम्स का वाइंडिंग अप करो। बट अप्रैल 18 में इसके पहले कि ये वाइंडिंग अप करने का ऑर्डर देते, मार्च 18 में बीच में पिक्चर में आई वन लाइफ, राइट, वन लाइफ। और माइट बी पॉसिबल कि ये वन लाइफ एक लाइफ दे देती सहारा एएमसी को, देखिए, लेकिन मैं अभी ट्विस्ट रिवील नहीं करूंगा, सस्पेंस रिवील नहीं करूंगा, आप देख अभी सुनते जाएं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। सहारा वालों को बोला ये कहानी केस में नहीं लिखी हुई जो हमें बताया है, मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूं। सहारा एएमसी का कैंसल रजिस्ट्रेशन करने की बात हुई, ट्रांसफर करो अपना बिजनेस अनदर फंड हाउस को, फिर अप्रैल 18 में कहा सारी स्कीम्स वाइंड अप करो, और उसके पहले ही मार्च 18 में वन लाइफ एक लाइफ देने गई सहारा एएमसी को, और वन लाइफ ने सेबी को ये दो बातें कही, सर हमारी सुनो। हम ये थी वन लाइफ एडवाइजर्स लिमिटेड नाम की कंपनी, ठीक है। इन्होंने कहा कि सर हम ना सहारा एएमसी इस कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं इस कंपनी, और इसके बाद और फिर हम सहारा म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर बन जाए। बहुत बढ़िया। तो ऑब्वियस है कि अब मैनेजमेंट चेंज, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज, एंटिटी चेंज, तो ठीक है ये एलिजिबल हो जाएंगे और ये बिजनेस आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो सहारा ही पकड़ के लाए होंगे शायद इनको, या ये आए होंगे सहारा को सहारा देने। तो सहारा एएमसी को अक्वायर करने का ऑप्शन का इंटीमेशन सेबी को दिया वन लाइफ ने, और कहा कि सर वी आर इन द प्रोसेस टू अक्वायर सहारा एएमसी, और इसके बाद हम स्पॉन्सर बन जाएंगे सहारा में, ठीक है। लेकिन सेबी ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, कहते तुम भी लायक नहीं हो, तुम भी एलिजिबल नहीं हो, अक्वायरर इज नॉट एलिजिबल। हु इज द अक्वायरर? वन लाइफ। ये क्यों एलिजिबल नहीं है? म्यूचुअल फंड सेबी रेगुलेशंस 1996 फॉर म्यूचुअल फंड रेगुलेशन नंबर 7 सब रेगुलेशन ए क्लोज 4 7A4 क्या कहता है, स्पॉन्सर वही बन सकता है किसी म्यूचुअल फंड का जिसका पिछले 5 में से मिनिमम 3 साल अर्निंग आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स पॉजिटिव प्रॉफिट हो 5 में से मिनिमम 3 साल इंक्लूडिंग लास्ट ईयर। कहते तुम उसको फॉलो नहीं कर पा रहे इसलिए यू आर नॉट एलिजिबल बिकम द स्पॉन्सर ऑफ दिस म्यूचुअल फंड, ठीक है।
तो वन लाइफ एंड सहारा इस ऑर्डर के खिलाफ अप्रोच करने कहाँ गए, सेट में। बोला था मैंने आप, सेट गई कहानी। ऐसे केवल सेबी का ऑर्डर नहीं है, सेबी फिर सेट ने वापस सेबी के पास, और सेट के पास चले गए, दोनों उठकर अपील की। सेट ने डायरेक्शन दिया वन लाइफ को कि आप एक फ्रेश एप्लीकेशन दो, आप ऐसा मत करो, आप अपने आप को पहले एएमसी बनवा लो और एएमसी बनाकर फिर टेक ओवर कर लेना। ये क्या कि पहले आप एएमसी को टेक ओवर कर रहे हो और फिर तुम भी एलिजिबल नहीं, आप ना पहले एएमसी का रजिस्ट्रेशन ले लो और सेबी पहले चेक कर ले आप एएमसी बनने के लायक हो या नहीं, फिर आप टेक ओवर वेक ओवर करते रहना, ठीक है। तो क्या हुआ, मई 18 में वन लाइफ ने फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कर दी सेबी को, फ्रेश एप्लीकेशन फाइल कर दी सेबी को। और अब की बार सेबी ने रेगुलेशन 7D का हवाला देकर एप्लीकेशन रिजेक्ट कर और बोला, और एक शो कॉज नोटिस भेजा वन लाइफ को कि क्यों ना आपकी एप्लीकेशन को 7D के अकॉर्डिंग रिजेक्ट किया। व्हाट इज दिस 7D? 7D कहता है कि जो म्यूचुअल फंड के स्पॉन्सर्स हैं, एएमसी हैं, इनके लोगों इनके जो की मैनेजरल पर्सन है, डायरेक्टर एटसेट्रा है, वो किसी ऑफेंस, इकोनॉमिक ऑफेंस एटसेट्रा में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए, अदरवाइज हम रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। उन्होंने कहा तुम 7D के अकॉर्डिंग एलिजिबल ही नहीं है, तुम्हारे लोग ऑफेंस में इन्वॉल्व, तो क्यों ना तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाए। बट इसके पहले कि सेबी उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करती, इन्होंने खुद ने ही अपनी इज्जत बचा ली और बोला अरे सहारा के साथ जाने में ही लफड़ा है, इन्होंने खुद ने ही अपनी ये वाली एप्लीकेशन को विड्रॉ कर लिया। यही केस है, क्योंकि विड्रॉ कर लिया तो अब एप्लीकेशन रिजेक्ट करने की बात होती नहीं है, ना ही शोकोज नोटिस का रिप्लाई करना बनता है, कुछ नहीं, एप्लीकेशन विड्रॉ। फाइनली क्या हुआ होगा, सहारा का कुछ नहीं हो पाया, सहारा एएमसी का तो ऑब्वियस है, फिर फाइंडिंग अप करो, सारी स्कीम्स खत्म करो, एएमसी बंद करो, ठीक, यही केस। अब यहाँ आपको फैक्ट लिखे हुए हैं। वन लाइफ कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड ने ऑफर किया था सहारा एएमसी के इक्विटी शेयर्स को टेक ओवर करने का, और कहते हैं फिर हम स्पॉन्सर बन जाएंगे। एप्लीकेशन रिटर्न कर दी गई कि आप 7A4 फॉलो नहीं कर पा रहे, मैंने आपको बता दिया। सेबी ने सहारा म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट किया अप्रैल 18 में कि वाइंड अप करो एक्सेप्ट टैक्स गेन फंड, जो जुलाई 27 तक चला सकते हो। सहारा एएमसी और वन लाइफ ने अपील की सेट में, सेट ने ये फॉलोइंग उन्हें डायरेक्शन, क्या डायरेक्शन दी है कि फ्रेश एप्लीकेशन दो यार, और ठीक है, और फिर 100% शेयर्स खरीद लेना सहारा एएमसी के अप्रूव होने के बाद, और बोला कि 10 मई के पहले पहले एप्लीकेशन जमा करा देना सेबी को। अगर 10 मई के बाद हुआ तो फिर आपकी एप्लीकेशन, यस इफ द एप्लीकेशन इज मेड ऑन और बिफोर 10, तो फिर सेबी उस पर डिसीजन देगी, नहीं किया तो खत्म है मामला। फिर ये 7 मई को उन्होंने एप्लीकेशन फाइल कर दी। 7 मई की एप्लीकेशन पर 26 जुलाई को शोकोज नोटिस आया सेबी का कि क्यों ना तुम्हारी एप्लीकेशन रिजेक्ट करें, 7D के अकॉर्डिंग रिजेक्ट क्यों ना करें, 7D भी लिखा हो, 7D का कंप्लायंस नहीं कर पा रहे, और वन लाइफ ने तो भैया फिर ये एप्लीकेशन विड्रॉ कर दी, ठीक है। तो चूंकि विड्रॉ कर ली तो एक्सेप्ट करने का और शोकोज नोटिस को आगे बढ़ाने का कोई काम ही नहीं बचता, तो इसीलिए इन्होंने लिखा भी कि फिर शोकोज नोटिस खत्म हो जाता है यहीं पर, क्योंकि अब वो एप्लीकेशन ही विड्रॉ कर चुकी, कोई चीज बची ही। तो ये एक इंटरेस्टिंग केस। अब आपको क्या यहां से सीखने को मिलेगा, वैसा कुछ नहीं, मुझे ऐसा लगता है फैक्ट ऑफ द केस पूछे जा सकते हैं अगर, तो ये पूछा जा सकता है कि इस केस में क्या हुआ था। अदरवाइज यहां से कोई हम कंक्लूजन निकाल पाए कि ऐसा कोर्ट का मानना है, ऐसा कुछ नहीं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट था जिसका इन्होंने ये आंसर दिया कि आप एलिजिबल ही नहीं। नेक्स्ट चैप्टर के केस लॉज पढ़ते हैं। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, इंडिया में हर साल ढेरों केसेस होते हैं सीआईएस को लेकर। मैं अपनी रेगुलर क्लासेस में भी बोलता हूँ कि है क्या सीआईएस, 4 कंडीशन फुलफिल कर दिया आप सीआईएस हो, एक्सेप्ट वो जो एक्सेप्शंस में दिए हुए हैं वो ऑलरेडी रेगुलेटेड। क्या 4 कंडीशन है कि आपके पास कोई स्कीम है जिसके थ्रू आप पैसा कलेक्ट करते हो, पैसा इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के लिए इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उन्हें रिटर्न या इंटरेस्ट एक्सेट्रा कुछ चाहिए, और इन्वेस्टर्स का डे टू डे अफेयर्स में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और आप इन्वेस्टर्स का पैसा उनके बिहाफ पर मैनेज करते हो। बोलोगे बस सर रुक जाओ, है ना, यही 4 कंडीशन फुलफिल हो जाए तो आप सीआईएस। लाए इसलिए थे सीआईएस की बहुत सारी प्लांटेशन कंपनीज,
प्रोडक्टिव काम करने वाली कंपनीज, एग्रीकल्चर कंपनीज, फ्लोरिकल्चर कंपनीज बनती थी, इन्वेस्टर से पैसा कलेक्ट करते कि सब मिलकर बड़ा बिजनेस करेंगे, फिर फ्रॉड एक्सेट्रा होने लग गए। हमने कहा यार आप CIS हो, विदाउट गेटिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी ऑफ CIMC कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी, आप CIS ऑपरेट नहीं करें, नहीं कर सकते। अब हर बार ऐसे केसेस होते हैं, सेबी देखती है कि कौन कौन लोग ऐसी स्कीम्स चला रहे हैं, पकड़ने में आते हैं लोग, फिर उनसे बोला जाता है कि ये CIS है, क्यों बिना रजिस्ट्रेशन के चला रहे हो, पूरा पैसा रिफंड करो। तो मैं ये पहला केस फैक्ट का नहीं है, मतलब यहाँ से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, पहला केस इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि देखो सेबी कैसे कैसे ऑर्डर देती है, क्या क्या करने को सेबी बोलती है। तो ये बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं, इन सब के खिलाफ था ऑर्डर, सब नोटिस ही है, नोटिस नंबर 1 to 9 तक सेबी का ऑर्डर है। फैक्ट क्या है? फैक्ट है कि सेबी ने डेरीलैंड प्लांटेशंस इंडिया लिमिटेड, प्लांटेशन आ गया, इस कंपनी का इंस्पेक्शन किया तो पता चला कंपनी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, ग्रीन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, और उसमें कंपनी ने वन टाइम पेमेंट मांगा था 5,000 रुपए कि 5 टीक वुड ट्री आपके नाम से खरीद लेंगे, 20 साल तक रखो, बड़ा पैसा मिलेगा 5 साल बाद। वही टीक वुड ट्री हो जाएंगी आपकी, फिर जो भी इंट्रीज के थ्रू पैसा मिलेगा तो वो ले लेना, या प्रॉफिट में हिस्सा ले लेना। आप जानते हो या तो प्रोडक्ट दे दिया जाता है या प्रॉफिट दे दिया जाता है। ये भी पढ़ा था हमने, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग रिटर्न, इंटरेस्ट, प्रोडक्ट, प्रॉपर्टी वेदर इट इज मूवेबल इमूवेबल। अब जैसे CIS बनाकर आपने रियल एस्टेट की स्कीम बनाई तो फिर फ्लैट्स पता पड़ा, आप सबको बोलोगे जिस हिसाब से आपने कंट्रीब्यूशन किया उस हिसाब से आपको फ्लैट्स अलॉट कर देंगे फ्री, या आप बेच देंगे टाउनशिप, प्रॉफिट शेयर करेंगे, 20 साल तक रखेंगे। और ये पता चला कि कंपनी ने ऐसे 5-5 हजार रुपए इकट्ठे करके करीब करीब 1 करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए थे 1660 कॉन्ट्रीब्यूटर से। 1760 हो सकते थे या 1660 थे, तो 1760 नहीं आया इनके पास, 1660 है। इट वॉज क्योंकि बहुत बहुत पॉपुलर है हमारे इंदौर में, तो कि धीरे धीरे 1760 मिलते हैं, राइट, तो इनको 1660 मिले ना कि 1760। स्कीम लॉन्च की 1992 से 1996 के दौरान, ठीक है। नोटिस नंबर 2 से 9 तक जो है वो डायरेक्टर भी थे और अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ये भी नोटिस देख करने को मिला कि से भी रजिस्टर्ड नहीं थी स्कीम, यही तो लफड़ा है, तभी तो हम केस पढ़ रहे हैं। और जबकि इनके अकॉर्डिंग 4 कंडीशन फुलफिल कर रही थी सेबी के अकॉर्डिंग, तो ये CIS है, तो वायलेशन क्या हुआ कि आप विदाउट रजिस्ट्रेशन काम कर रहे हो, पूरी लाइन वही लिखी हुई। इवन एग्जिस्टिंग CIS को भी क्या बोला था कि जब तक ये हो जाए तब तक ठीक है। CIS रेगुलेशन जब नया नया है 1999 में, तो था उसके पहले जो हुआ ठीक, अब बिना रजिस्ट्रेशन की स्कीम मत ऑपरेट करना। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, शो कोज नोटिस दे दिया गया। पहले का काम क्यों आया? पहले का काम इसलिए आया भाई साहब, चलो मैं इसको पढ़ा देता हूँ, कई लोगों को बाद में फिर डाउट आता है। डाउट क्या आएगा कि CIS रेगुलेशन तो 1999 में आया, इन्होंने तो पैसा 92 से 96 के दौरान कलेक्ट किया, इन पर एप्लीकेबल कैसे? तो देखो क्या लिखा था रेगुलेशन में कि जो हो गया पहले वो हो गया, बंद हो गई होंगी स्कीम, ठीक है, लेकिन अभी भी अगर कोई स्कीम चल रही है तो, और वो इस रेगुलेशन आने के पहले थे, अब तुम्हें क्या करना है कि अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ एज ए CIMC पे, फिर इस स्कीम को आगे कैरी करना, और नहीं करवाते हो रजिस्ट्रेशन, स्कीम को माउंट अप कर दो। इन्होंने इसकी माइंड अप नहीं करी तो ऑब्वियस रजिस्ट्रेशन करवाने की बात आई, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो कहीं ना कहीं आपने वायलेशन किया, शो कॉज नोटिस इन्हें इशू कर दिया गया CIS रेगुलेशन में, ठीक है। ऑर्डर क्या दिया, अब आप सेबी का ऑर्डर, सबसे पहले एक एडवर्टीजमेंट दो न्यूज़पेपर में कि किस किस पर्सन को हमसे पैसे लेने हैं, कोई 1660, तो फिर भी आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दो, इन्वेस्टर्स को इसमें लिखो, जिस किसी को हमसे कोई कंप्लेन है या क्लेम लेना है वो सबमिट कर दें क्लेम, क्योंकि म्यूचुअल फंड से भी इसको बंद करवाना चाहती है, वाइंड अप करवाना चाहती है, तो बोला जिसके भी क्लेम है मंगवाओ 1 महीने में, कॉन्ट्रीब्यूटर इन्वेस्टर से 1 महीने में क्लेम मंगवाओ, फिर वो क्लेम जब आ जाए तो सबमिट करो सेबी को, कंपनी शेल सबमिट टू द सेबी द डिटेल्स ऑफ द इन्वेस्टर, इन्वेस्टर्स के नाम, कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कब किया, उनके एड्रेस, 15 दिन में बताओ कौन इन्वेस्टर है,
एक एस्क्रो अकाउंट खुलवा लो, या इन्वेस्टर को जितना भी पैसा देना बाकी है, बुक्स में दिख रहा है कितना पैसा देना बाकी है, पूरा जमा कराओ एस्क्रो अकाउंट। किन लोगों को बोला है? कंपनी को? नहीं नहीं, नोटिस को, 9 लोगों को। पूरा पैसा जमा कराओ एस्क्रो अकाउंट। कहां से लाएंगे सर? मर्जी पड़े वहां से लाओ, एस्क्रो अकाउंट में जमा करो। क्या करोगे सर एस्क्रो का? जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और लोगों के क्लेम आएंगे उनको रीपे करने में काम आएगा ये पैसा। ठीक है, यस। वाइंड अप करो एग्जिस्टिंग सीआईएस को, पैसा रिफंड करो। इन्वेस्टर को ऑप्शन दो, तुमने ऑप्शन पहले भी दिया था, या तो बाद में रिटर्न ले लेना या टीक बूट ले लेना 5-5। तो बोले जो टीक बूट मांगे उन्हें टीक बूट दो, जो पैसे मांगे उन्हें पैसे दो। पता पड़ा टीक बूट उन्होंने ले लिया, लेकिन बाद में काट नहीं पाए, परमिशन नहीं मिली पेड़ों का काटने की। कहते हैं ठीक है, फिर उन इन्वेस्टर्स को तुम कैश में पैसे देना। अब आपको ये याद नहीं रखना, आपको ये समझना सेबी क्या क्या करती है। सेबी ने कहा बंद करो ये सब, पब्लिक नोटिस दो, किस किस को हमसे क्लेम लेना है, किस किस को हमसे कुछ पैसा लेना है, कंट्रीब्यूटरीज, इन्वेस्टर एक्सेट्रा, क्लेम किन किन को ले। इन्वेस्टर्स की लिस्ट बनाओ, किन किन को तुम्हें पैसे देने, जितना पैसा देना बनता है पहले एस्क्रो अकाउंट में जमा करो। सेबी को इंटीमेट करो तुम्हारे इन्वेस्टर्स कौन कौन है, पैसा एस्क्रो अकाउंट में जमा कराओ, पैसे रिटर्न करो लोगों के जितने भी क्लेम आए। इन्वेस्टर्स चाहे तो पैसा ले लें तुमसे रिटर्न वाला, या आप चाहें तो टीक फूट ले लें। ठीक है, पैसे कैसे देना है? बैंक डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या एनईएफटी, दोनों, सब चैनल, फिजिकल भी और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। जो डायरेक्टर्स हैं, जो आज की डेट में डायरेक्टर्स हैं नोटिस नंबर 4 से 6 तक, वो इंश्योर करें कि डायरेक्शंस कंप्लाई हैं। नोटिस कंपनी और उनके प्रेजेंट इनकम्बेंट डायरेक्टर्स सेबी को फाइनल वाइंडिंग अप रिपोर्ट सबमिट करें कि कितना पैसा असेट्स को बेचकर आया, कितना पैसा आपने इन्वेस्टर्स को चुका दिया। सर अच्छा, ये 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवाना, पैसा इतना आया तो इतना तुमने लौटा दिया। पता बड़ा असेट्स को बेचकर पैसा ज्यादा आया, लौटाना था कम, बचे हुए पैसे का क्या करें? कहते हैं तुम मत ले जाना, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डालना, पॉइंट नंबर एच। और सारे नोटिस को, नोटिस नंबर 2 और 3 को छोड़ के, क्यों छोड़ा 2 और 3 को? क्योंकि वो मर गए थे, उन्हें सिक्योरिटीज मार्केट एक्सेस करने से डिबार कर दिया। कुछ नहीं कर सकते हो आप, अब डिबार कर दिया। मनी, पब्लिक से मनी इकट्ठा करने के लिए, बाइंग सेलिंग और डीलिंग करने के लिए डिबार कर दिया 1 साल। ये सब होता है फिर जब पकड़े जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेल हो गए अगर आप कैरी करने में, ज्वाइंटली और सेवरली रिस्पॉन्सिबल होंगे आप सब। असेट्स मत बेच देना कंपनी की। सर बेचेंगे नहीं तो पैसा कैसे रिफंड करेंगे लोगों का? हाँ, इसके अलावा किसी और तरीके से मत बेचना। Shall not alienate, dispose, sale of any assets except for the purpose of making refund to the investor. अब आते हैं नाइसर ग्रीन हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड। अजीब ही केस था। इन्होंने क्या करा, इनको बोला पैसे रिफंड करना, पैसे रिफंड नहीं किए, सिर्फ इन्हें पेनल्टी लगा दी। सेट के पास गए कि सर पैसे रिफंड कर तो दिए, पेनल्टी क्यों लगाई? पर ये प्रूव नहीं कर पाए कि इन्होंने पैसे रिफंड किए। सेट ने कहा फिर तुम गलत कर रहे हो, तुमने पैसे रिफंड किए नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं। कंपनी थी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी थी, एग्रीकल्चर लैंड एक्वायर करती थी, उसको डेवलप करती थी और उसको रीसेल करती थी। इन्वेस्टर से पैसे लिए होंगे, सेबी ने इसको माना फंड मोबिलाइजेशन और कहा तुम सीआईएस रजिस्टर्ड नहीं हो, इसलिए ये चीजें करती। लगा दिया रेगुलेशन और कहा कि रिफंड करो पैसे। और बहुत सारे और भी डायरेक्शंस दिए, आप देखते हो कैसे कैसे डायरेक्शंस सेबी देती है। पैसा रिफंड करने को बोला और अपीलेट बीइंग अग्रीव्ड बाय द सेट ऑर्डर फाइल्ड एन अपील बिफोर द सेट, जहां उन्होंने कंटेंट किया दे आर रेडी एंड विलिंग टू कंप्लाई विद द ऑर्डर पास बाय सेबी कंटेंटिंग दैट आउट ऑफ एन अमाउंट ऑफ 31 करोड़ कलेक्टेड अपीलेंट हैव ऑलरेडी रिफंडेड 27 करोड़। बोले सर 27 तो मैं ऑलरेडी रिफंड कर चुका हूं, तो ये 31 करोड़ रिफंड करने का क्यों बोल रहे हैं? सेट ने कहा कि आप ना तो सेबी को ना ही हमें ये प्रूव कर पाए हो कि आप 27 करोड़ रुपए रिफंड कर चुके। वही यार, इन्वेस्टर के साथ धोखाधड़ी, फर्जी इन्वेस्टर या फर्जी पैसा कलेक्ट कर रखा है, या इन्वेस्टर्स को पैसा रिफंड नहीं किया लेकिन बता रहे हो कैश में पे कर दिया सर, या बुक से प्रूव ही नहीं कर पाया आप कि आप 27 करोड़ रुपए रिफंड कर चुके हो।
तो उन्होंने कहा 27 नहीं, आप पूरे 31 करोड़ रुपए रिफंड। अदरवाइज वो बोल रहे थे सर 3 करोड़ ही रिफंड करने, 27 तो हम पहले कर चुके। तो अगेन सीआईएस में बहुत ज्यादा सीखने को नहीं मिला, मैटर आपको कुछ सीखने का नहीं मिला, फैक्ट जानने को मिले कि ऐसा हुआ है। अब हम आते हैं सेबी रेगुलेशन 2003 फॉर ऑम्बड्समैन। आज मैं हार्डली 10 मिनट्स आपके एक्स्ट्रा दूंगा, मैं ट्राई करेंगे ऑम्बड्समैन रेगुलेशंस या इनके केसेस कंप्लीट होता है, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। सेबी के चेयरमैन मिस्टर बहुत ज्यादा काम किया है इन्होंने मेरे अकॉर्डिंग तो मिस्टर अजय त्यागी जी। उन्होंने कहा कि अब स्कोर्स के लिए मोबाइल ऐप भी लॉन्च करना है, मोबाइल ऐप से ही आप अपनी स्कोर वाली कंप्लेन लॉन्च कर सकते हो। उसके लिए बहुत सारी चीजें दी हैं और उसकी प्रोसेस बताइए, प्रोसेस आप ऑलमोस्ट वैसे भी जानते हो। सेबी ने कहा है कि ऑन एन एवरेज 40,000 कंप्लेंट डेली आती है, ईयरली बेसिस पर हमें मिलती है। अब तक 3,57,000 कंप्लेन हम रिजॉल्व कर चुके हैं सिस्टम के थ्रू। सेबी को एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है 30 दिन में, याद है। जिस किसी के भी खिलाफ कंप्लेन है सेबी उसे भेज देती है, फॉरवर्ड करती है, और उन्होंने फिर एटीआर एक्शन टेकन रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है इस प्लेटफॉर्म। चलिए हमें तो क्या पढ़ना है, हमें कुछ 5-6 केसेस पढ़ने हैं। जानते हो आप, एक केस तो ऑलरेडी इस मैटर का आप पढ़ चुके हो कि लोगों को कहा था सारी लिस्टेड कंपनियों इंटरमीडियरीज को कि स्कोर्स प्लेटफॉर्म पर अपने ऑथेंटिकेशन ले लेना, आईडी पासवर्ड क्रिएट कर देना ताकि तुम तक कंप्लेन पहुंच जाए। ड्रॉप डाउन लिस्ट में तुम्हारा नाम सेलेक्ट करेंगे लोग, कंप्लेन लिखेंगे तुम्हारे खिलाफ, हम तुम्हें फॉरवर्ड करेंगे। और तुमने कहा ना रहेगा पास ना बजेगी बांसुरी, रजिस्ट्रेशन ही मत करवाओ स्कोर्स पोर्टल पर, बीइंग अ लिस्टेड एंटिटी, कोई कंप्लेन ही नहीं आएगी इसके थ्रू। तो याद करो उन पर फिर सेबी ने एक्शन लिया, पेनल्टी लगी। अब बच्चों पेनल्टी के ना 2 सेक्शन तो यहाँ अट्रैक्ट हो। एक होगा 15HB, वो कहता है कि जहां कोई पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं है वहां ये लगेगी, मिनिमम 1 लाख से मैक्सिमम 1 करोड़, 15HB। और एक की पेनल्टी अंडर सेक्शन 15C, दोनों सेबी एक्ट की है। 15C क्या कहता है कि अगर तुम इन्वेस्टर्स ग्रीवियंस रिड्रेसल करने में फेल हुए हो तो 1 लाख रुपए की वहां है। अब इस केस में क्या हुआ, उषा इंडिया लिमिटेड, ये डिसीजन है सेबी के एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। वो ही केस है पूरा, मैं इतनी कहानियां पढ़ाना नहीं चाहता, होपफुली आप भी नहीं पढ़ते। कोई की सेबी ने 2012 में कहा था सब अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, 2012 में स्कोर्स प्लेटफॉर्म लाए, सबको कहा रजिस्ट्रेशन करवा लो, फिर इंटीमेट किया, फिर टाइम दिया आप करवा लो अब करवा लो, जब नहीं किया आपने तो फिर सेबी ने, वो आप जानते हो। अभी ऑर्डर क्या आया, ऑर्डर आए 2। 15HB की पेनल्टी लगाई 1 लाख मिनिमम हुई लगाई, और 15C की पेनल्टी लगाई। सी की क्यों लगती है कि इन्वेस्टर ग्रीवियंस आपने रिड्रेस, तो 2 आर्ग्यूमेंट थे, दोनों में 1-1 लाख रुपए की पेनल्टी करके 2 लाख की पेनल्टी, केस खत्म। और वैसे वो कहीं गए भी नहीं आगे क्योंकि उन्हें पता था हार के आएंगे, मिनिमम पेनल्टी जो लगनी थी वही लगी, और गलती तो आपकी थी ही, 2 लाख की पेनल्टी लगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मतलब वो करेगा भी क्या, पेनल्टी पे करेगा, गलती है उसकी। अब लेकिन शिखर कंसल्टेंट में क्या अलग केस, शिखर कंसल्ट अब क्या आता है, एओ का भी अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से दिमाग खराब होता है, लेकिन आप भी जानते हैं कि रेगुलेटर्स को सबके साथ सेम तरीके से व्यवहार करना चाहिए। बीइंग अ रेगुलेटर, बीइंग एन अथॉरिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉ के पर्सपेक्टिव से सबको सेम माने, राइट। तो यहाँ क्या हुआ कि सेबी ने इनको भी वही बोला, ऑब्वियस है वही पूरी कहानी वापस, इस कोर्स पे रजिस्ट्रेशन करवाओ करवाओ करवाओ, नोटिस भेजे, सर्कुलर आए, सब करा, सब हुआ, ठीक है। बट अब की बार वही एलिगेशन कि स्कोर ऑथेंटिकेशन नहीं लिया आपने, बट आप देखना कि पेनल्टी लगाई शिखर वाली शिखर कंसल्टेंट्स पर 8 लाख रुपए। पढ़ते ही आपका दिमाग खराब हो गया होगा, सेम गलती के लिए उन पर 1 लाख, इन पर 8 लाख, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हालांकि 1 लाख से 1 करोड़ तक की लिमिट है, बट जब आप ऐसे ही ऑर्डर अभी ढेरों दे रहे हो, वहां आपने अभी 15HB को यूज करके 1 लाख की पेनल्टी लगाई, तो अगर 15HB की पेनल्टी यहां लगा रहे हो तो 8 लाख क्यों लगा रहे हो, 1 लाख ही लगाऊंगा। तो उन्हें ये पेनल्टी ज्यादा लगी इसलिए उठकर सेट में चले, तो सब पर तो इतनी, हम पर इतनी क्यों। फैक्ट क्या निकल कर आया, अब आप फैक्ट देखकर और चौंक जाओगे, टाइड से भी ज्यादा चौंक जाओ। क्यों, इन्हें कहा था कि 14 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन करवा लेना स्कोर्स के प्लेटफॉर्म, स्कोर्स ऑथेंटिकेशन 14 सितंबर तक कर लेना, नहीं किया, ठीक है। ओके, नहीं नहीं सॉरी,
सितंबर तक ले लेना। अपीलेंट ने स्कोर्स ऑथेंटिकेशन अप्लाई नहीं किया विद इन द टाइम, विद इन द टाइम नहीं किया, बट अपीलेंट ने देखो कहा है ना एज पर सेबी सर्कुलर डेटेड अगस्त 13 2012, इट वाज ऑब्लिगेटरी on part of all the listed company including the appellant to obtain scores authentication by September 14 2000, बट बहुत टाइम से चला आ रहा था, सितंबर को तो लास्ट डेट उन्होंने बताई थी, तो इन्होंने क्या किया, अपीलेंट थोड़ा सा लेट हुआ बस। अपीलेंट अप्लाइड फॉर स्कोर्स ऑथेंटिकेशन ऑन 16 जुलाई 26 2017, जुलाई 26 2017, और इन्हें दे दिया गया 31 जुलाई 2017 को रजिस्ट्रेशन। ओके, तो लास्ट जो सर्कुलर था वो कहता था 14 सितंबर 2012 तक रजिस्ट्रेशन करवा लेना, उन्होंने नहीं करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाने में लेट हो गए, जुलाई 2017 में करवाया, 5 साल लेट है, तो टाइमली तो नहीं करवाया, उन्हें पेनल्टी लगा दी 8 लाख की। तो सेट ने कहा कि भाई एटलीस्ट उसने रजिस्ट्रेशन करवा तो लिया, आज की डेट में जब आप ऑर्डर दे रहे हो रजिस्ट्रेशन तो करवा लिया, भले ही रिलेटेड करवाए, तो क्या आप 8 लाख की पेनल्टी लगाओगे? और दूसरे भी जो हम ऑर्डर देख रहे हैं आज की डेट में जो आप दे रहे हो दूसरे लोगों को, वो 1-1 लाख की पेनल्टी लगा रहे हो, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन की, इसलिए इनकी अपील एक्सेप्ट की गई और कहा 1 लाख की पेनल्टी सफिशिएंट, ऐसा भी होता। इंटरेस्टिंग। फेलिंग टू ऑब्टेन स्कोर्स ऑथेंटिकेशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, अदरवाइज उसने टाइम के बाद तो कर दिया था। अपीलेंट ने नो डाउट सर्कुलर वायलेट किया। However, apart from various mitigating factors, it is seen that in several similar cases, AO of SEBI has deemed it fit not to impose any penalty against those entities, even though the minimum penalty ₹1 lakh। आपने कई लोगों पर जिन्होंने एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन ले तो लिया, उन पर कई लोगों पे पेनल्टी नहीं लगाई, जिन्होंने नहीं लिया उन पर भी 1 लाख की पेनल्टी लगाई, कहीं ना कहीं से तो ले लिया है, भले ही लेट लिया। एओ को डायरेक्ट किया कि कंसेंसस में ऑर्डर पास करो, तुम्हारा एक ऑर्डर कुछ और कह रहा है, एक ऑर्डर कुछ और कह रहा है, सेबी एक्ट को फॉलो करके ऑर्डर पास करो। सेट को ये प्रूफ लगता है कि पेनल्टी रिड्यूस करके 8 लाख से 1 लाख कर दे, सेट ने पेनल्टी को 1 लाख 15H, ठीक है। अब ये सारे केसेस वही हैं, आप अब समझ सकते हैं वही। अब सर इन पर 8 लाख की पेनल्टी क्यों लगी? इन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं लिया, अच्छा ये कहीं गए भी नहीं सेट वेट में, ठीक है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं लिया था, सेट में जाते हो सकता था कम हो जाता, बट 8 लाख की पेनल्टी लगाई, कुछ नहीं इन पर पेनल्टी। विदर्भ का केस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं शायद, 1 लाख की पेनल्टी 3HB है ना, 15C की पेनल्टी लग सकती है 1 लाख तक की, 2 लाख की पेनल्टी इन पर लगाई। गोल्डन प्रोटीन्स लिमिटेड 1 लाख की 15C में, और स्कोर्स ऑथेंटिकेशन नहीं लिया, फिर वही केस। अब यहां मैटर क्या, ये सुनिए, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम, एक कंपनी लिस्टेड है वो अप्लाई नहीं करती स्कोर्स ऑथेंटिकेशन के लिए, सेबी पेनल्टी लगा देती है 15C, या तो नॉन रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवेंस एज वेल एज स्कोर्स का नॉट ऑथेंटिकेशन, तो जहां कोई और पेनल्टी नहीं 15H भी लग सकती, पेनल्टी लगा दी। ये सेट के पास आर्ग्यू करने गए कि सर हम सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज हैं, तो सेट कहता है भैया ये कोई ग्राउंड है ऑथेंटिकेशन नहीं लेने का? ऑथेंटिकेशन नहीं लेने का मतलब आप समझ रहे हो, आप इन्वेस्टर के ग्रीवेंस से रिड्रेस करने में इंटरेस्टेड नहीं, गलत चीज है ना, ये तो फॉलो नहीं करवाया जा सकता, और इसीलिए इसीलिए बोले पेनल्टी तो लगेगी। सिक इंडस्ट्रियल कंपनी आप हो, ये कोई ग्राउंड नहीं, टाइमली रिड्रेसल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए हमें लगता है कि कोई गलत पेनल्टी आप पर नहीं लगेगी। तो क्या सीखने को मिला कि यार अगर उसने, देखो सब लोगों पे पेनल्टी लग रही है, एक के खिलाफ एक्सेसिव 8 लाख की पेनल्टी लगा दी थी, समझदार निकला, सेट में चला गया, प्रूव कर दिया कि सर एटलीस्ट आज की डेट में देखो मैंने अप्लाई तो किया है, सेट ने कहा कि ठीक है यार पेनल्टी कम कर दी जानी चाहिए। एक ने अप्लाई भी नहीं किया, 8 लाख की पेनल्टी लगा दी, फिर वो सेट में भी नहीं गए, तो 2 पेनल्टी।
ये कहते हैं सिक इंडस्ट्रियल कंपनी है, कहते हैं सिक इंडस्ट्रियल कंपनी होने से आपको इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल करने से छूट नहीं मिल जाती, वो तो आपको रिड्रेस करनी पड़ेगी और इसीलिए पेनल्टी होल्ड मतलब पेनल्टी कंटिन्यू रखी गई। सेट ने भी कहा कि पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, पेनल्टी गलत नहीं है, अपील कर दी गई। ठीक, कल से स्टार्ट करेंगे कैपिटल मार्केट से रिलेटेड अमेंडमेंट और इनसे रिलेटेड केस लॉज जो सप्लीमेंट में। मिलते हैं कल न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।